Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of May 2025. 21 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लगता होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर एंड. लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करेंगे तो चल जाएगा, कमेंट ज़रूर किया करें. सो आई होप टू सी योर लाइक एंड कमेंट इन दिस वीडियो. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आप लोग को देने हैं. पहला सवाल आप देख सकते हैं, SFIO ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो होता है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है. ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसको इकोनॉमिक फ्रॉड समझ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेंगे, बट इसका जो आंसर होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है ना. तो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के लिए होती है बॉडी SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. आई होप यू विल रिमेंबर दैट. दूसरा सवाल है, इन द कार्लसन वर्सेस द वर्ल्ड चेस इवेंट हु डिड मैग्नस कार्लसन प्ले अगेंस्ट. तो अभी एक इवेंट हुआ था रिसेंटली जिसमें मैग्नस कार्लसन वर्सेस द वर्ल्ड चेस इवेंट उसका नाम रखा गया था. उसमें किसके खिलाफ मैग्नस कार्लसन ने खेला था. ऑप्शंस आर ए टीम ऑफ ग्रैंड मास्टर्स, बी द इंटायर ऑनलाइन चेस कम्युनिटी या वोटर्स वर्ल्ड वाइड, सी अ कंप्यूटर चेस इंजन एंड डी अ रीनिंग वर्ल्ड चेस चैम्पियन. तो कार्लसन वर्सेस द वर्ल्ड इवेंट में किसके खिलाफ खेला था. बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर आप लोग कर पाए तो उसका अच्छा होगा. मैं आज के एनालिसिस में भी ये चीज़ आई है, तो इसका आंसर आप एंड ऑफ द एनालिसिस मुझे करके बताइएगा, क्योंकि आज के एनालिसिस में ये क्वेश्चन है, ये न्यूज़ है. बहुत ही प्यारा, मतलब मुझे नहीं पता था इस इवेंट के बारे में, तो पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा था. मुझे पता चला तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा. अगला है, व्हाट हैपन्स इफ अ मैच इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड्स इन अ ड्रॉ. जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, अगर उसका मैच कोई ड्रॉ हो जाए तो उसका क्या होता है. बोथ टीम्स गेट फुल पॉइंट्स, नो पॉइंट्स आर अवॉर्डेड, बोथ टीम्स शेयर द पॉइंट एलोकेटेड फॉर अ ड्रॉ, ओनली द टीम बैटिंग लास्ट गेट्स द पॉइंट. तो आपको बताना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो फिर से पूछ सकता है किसी दूसरे फॉर्म में. तो याद रखिएगा, ईजी है. अगर ड्रॉ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बोथ द टीम्स विल शेयर द पॉइंट्स एलोकेटेड फॉर अ ड्रॉ. ठीक है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ. कार्लसन वर्सेस वर्ल्ड वाला आंसर आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द न्यूज़पेपर. सबसे पहली जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है, न्यू वक्फ लॉ क्रीपिंग एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, पिटिशनर्स आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट. तो आप सबको पता है कि नया वक्फ कानून आया है ना, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं. उनमें से एक दो जो चेंजेस है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसमें यह है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर है उसको इंक्लूड करना है वक्फ बोर्ड में, है ना. तो एक तो ये इशू था. दूसरा जो बोला था कि वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी इट विल सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी. वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी आपको बताया था मैंने, जो चैरिटेबल ट्रस्ट या स्कूल या इस तरह से रिलीजियस पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी डेजिग्नेट हुई है उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब हम बात करते हैं कि अभी पिटिशनर्स ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं इन द कोर्ट, जो कि हैं, और उससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी इस एक्ट के बारे में भी. तो बेंच वॉज लेड बाय चीफ जस्टिस BR गवई, एंड इसमें जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही भी थे, एंड दे वर हियरिंग द पिटीशन चैलेंजिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025. तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में ये लोग सुन रहे थे. तो पिटिशनर्स के आर्गुमेंट क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं. सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है, जो मतलब पिटिशनर्स हैं जिसको कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना है कि दिस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट इट वायलेट्स आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 आप सबको पता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना. और उनका ये कहना है कि क्यों ये कर रहा है, क्योंकि इट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू डीम द वक्फ प्रॉपर्टीज एज नॉन वक्फ प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस. तो सिब्बल का ये कहना है कि आर्टिकल 25 को ये वायलेट इसलिए करता है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी ही ईजिली किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को नॉन वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी रीजन से बता देगी बिना किसी ड्यू प्रोसेस के. इसमें दो सेक्शंस हैं जिनका हाईली क्रिटिसाइज किया गया है, सेक्शन 3C और सेक्शन 3D.
तो सेक्शन 3C पहले देख लेते हैं उसका क्रिटिसिज्म क्या है। उसके बारे में कपिल सिब्बल कहते हैं, इट अलाउज एनी इंक्रोचर टू इनिशिएट अ डिस्प्यूट। कोई भी इंक्रोचर अगर होगा जो वक्फ प्रॉपर्टी में इंक्रोच कर रहा होगा वो डिस्प्यूट स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं विद नो सेट टाइमलाइन और प्रोसीजर। कोई भी टाइमलाइन और प्रोसीजर नहीं है उसको इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा अगर माइनर डिस्प्यूट भी है, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट भी है, इट विल फ्रीज द इंटायर वक्फ प्रॉपर्टी। तो जैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी फ्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो स्कूल, हॉस्पिटल, ब्यूरियल ग्राउंड जिस रूप में भी उसका यूज़ हो रहा होगा वो इस्तेमाल रुक जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम जो कि हो सकती है सेक्शन 3C के अंतर्गत। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। माइनर डिस्प्यूट में भी इट विल फ्रीज द इंटायर वक्फ प्रॉपर्टी, याद रखेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिमोलिशन पे भी कोई बैन नहीं है ना, थर्ड पार्टी राइट्स की बात नहीं की गई है। इसके अलावा सेक्शन 3D भी एक कंसर्न है, इफ़ अ वक्फ प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर अदर लॉज। मतलब कि मान लो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो एक्ट है 1958 का, उसके अंतर्गत अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया देन इट विल सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। अब आप देख रहे हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट कल को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दे, है ना, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो इट विल सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो उसका भी उनका कहना है कि भाई ये भी एक गलत चीज़ है, ये पावर भी गलत है ना। तो इसके अलावा सिब्बल ने रिलीजियस ऑटोनॉमी का भी इशू उठाया। उन्होंने कहा कि भाई इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन द वक्फ बॉडीज़, है ना, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हिंदू और सिख रिलीजियस जो बॉडीज़ हैं दे आर नॉट रन बाय द पीपल ऑफ अदर फेथ्स, दे आर रन बाय द पीपल ऑफ द सेम फेथ। तो वाई दिस वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड विद वी इंक्लूडिंग अ नॉन मुस्लिम, है ना। तो दैट वाज अगेन अ इशू। एंड इसके अलावा अनरजिस्टर्ड वक्फ, जो मैंने आपको बताया था, अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी की मान लो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में 8 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ अनरजिस्टर्ड हैं और ऑब्वियस सी बात है उनके पास कोई लीगल रिकोर्स भी नहीं रहेगा। तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि उनके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तो है नहीं, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम विच इज़ देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के उसमें। तो सेक्शन 3C और सेक्शन 3D इंपॉर्टेंट था, बाकी जो इंक्लूजन ऑफ नॉन वो वाला मेंबर था, ये वाले इशू भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे है मोर गुड न्यूज़ दैन द बैड इन दिल्लीज फर्टिलिटी रेट डिप। अब यहाँ पे एक्चुअली 2 फर्टिलिटी रेट्स के बारे में आपको, फर्टिलिटी रेट के बारे में आपको पता चलेगा। इसको बोलते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट। देखो लिखा है ना टोटल फर्टिलिटी रेट, तो क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट? लिखा है देखो द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा और ऐड का आप कर सकते हैं, इसमें हिंदू में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। आप बोल सकते हैं द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज के अंतर्गत वुमेन कितने बच्चे टोटल पैदा कर सकती हैं उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो रिप्रोडक्टिव एज जो ली जाती है वो 15 to 49 की ली जाती है, 15 to 49 ईयर्स, है ना, दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव एज। एंड उसमें कितने बच्चे एक वुमेन पैदा कर सकती है। सो यहाँ पर देखो एज ग्रुप भी लिखा हुआ है, 15 से शुरू होता है और 49 तक जाता है। देखो इसीलिए ये 15 से शुरू किया और 49 पेंड किया है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज यही ली जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दिल्ली में जो है रिप्रोडक्टिव रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम आया है ना। और एक और रेट होता है उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.1 निकाला गया है कि 2.1 होना चाहिए। हालांकि दिल्ली का आप देखेंगे तो 1.4 आ रहा है जो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कि अभी जो करंट पॉपुलेशन है उसको एग्जैक्टली रिप्लेस करने के लिए जो फर्टिलिटी रेट चाहिए, मतलब अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट रहेगा तो हमारी पॉपुलेशन एक स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगी। जो करंट पॉपुलेशन है उसको एग्जैक्टली आप मतलब वो हटा सकते हैं, है ना, रिप्लेस कर सकते हैं। तो करंट फर्टिलिटी रेट जो होता है टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है वो होता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस करने के लिए कितना आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। फिंगरप्रिंट डेटा ऑफ द डेड विल नॉट बी शेयर्ड सेज UIDAI। ना UIDAI तो आपको पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आधार से रिलेटेड जो की बॉडी है ना, दैट इज़ द की बॉडी। अब उसका ये कहना भी रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ मद्रास उसने कहा था कि भाई आप एक
डेटा दो रिगार्डिंग अ डेड पर्सन, है ना। हालांकि डीएसपी थे, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आधार बॉडी से पूछा जाए इस व्यक्ति के बारे में, डिसीज्ड पर्सन के बारे में। तो यूआईडीएआई ने मद्रास हाई कोर्ट को कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन टू रिट्रीव द डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन यूजिंग द आधार डेटाबेस। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो इसमें लीगल कंस्ट्रेंट है, लीगल कंस्ट्रेंट एज इन द आधार एक्ट 2016 जो है आधार एक्ट, वो इम्पोज करता है स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स ऑन द बायोमेट्रिक डेटा। इसके अलावा सेक्शन 29(1) जो एक्ट का है वो प्रोहिबिट करता है शेयरिंग द कोर बायोमेट्रिक डेटा लाइक फिंगरप्रिंट फॉर एनी पर्पस अदर देन आधार जनरेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तो आधार जनरेशन और ऑथेंटिकेशन के अलावा किसी और दूसरे पर्पस के लिए आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, सेक्शन 29(1). इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी हैं। उनका ये कहना है कि भाई डिसीज्ड इंडिविजुअल का हम कैसे लेंगे, फिंगरप्रिंट कैसे लेंगे और वो कैसे लेंगे। ऑब्वियसली बात है, दैट इज़ द थिंग। यूआईडीआई ने कुल मिलाकर के ये कहा है कि यूआईडीआई आपको पता है ना कि इट वर्क्स अंडर द मीटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है। एंड इसका मेन पर्पज़ है आधार नंबर को इशू करना टू रेसिडेंट बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें लीगल और टेक्निकल दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं, दैट इज़ द बिग थिंग जो कि ऑथर ने यहाँ पे कही है। अगली जो न्यूज़ थी वो थी एक्सियोम 4 मिशन के रिगार्डिंग। देखो लिखा है ना, एक्सियोम 4 मिशन इसरो नासा टू होल्ड आउटरीच एक्टिविटीज़, और इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज ही विल बी द लीड टू द मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 8 जून को शेड्यूल्ड है। तो एक्सियोम 4 मिशन याद रखेगा, इट इज़ इन कोलैबोरेशन ऑफ नासा विद इसरो, और दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, मेन नासा और इसरो है। लॉन्च डेट इसकी 8 जून 2025 है। लॉन्च साइट इसकी नासाज कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा है। लॉन्च व्हीकल स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है। एंड स्पेसक्राफ्ट इसमें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यूज़ होगा। क्रू मेंबर्स की बात करें तो इट इज़ अ माइलस्टोन इन कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडिया द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इन अ कमर्शियल मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। याद रखेगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट इन अ कमर्शियल मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना। इसके अलावा अदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स भी इसमें हैं, जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया। एग्जैक्ट नेम्स और रोल्स उनके नहीं है अभी फाइनलाइज, लेकिन ये इतना पता है। मिशन 14 दिनों का होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसमें 5 जॉइंट इसरो और नासा के एक्सपेरिमेंट होंगे जो कि ह्यूमन रिसर्च पर फोकस्ड रहेंगे, और 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है, बहुत सारे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं जो आप देख भी रहे होंगे आप। A tragedy recorded for posterity. Inscriptions near temple in Karnataka list drought death in 1539। बहुत इंपॉर्टेंट एक 16th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है कर्नाटका में, माय मिस्टेक। 16th सेंचुरी का स्कल्पचरल इंस्क्रिप्शन मिला है कर्नाटका में। कहाँ मिला है एग्जैक्टली? ये मिला है चंद्रशेखरा टेम्पल, जो कि गुट्टाला हावेरी डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखें, कर्नाटका के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में गुट्टाला नाम की जगह में चंद्रशेखरा टेम्पल है। वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें रिकॉर्डेड है कि 6307 लोगों की जान गई ड्रॉट के कारण। एंड इट इज़ द फर्स्ट नोन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कॉज्ड बाय अ नेचुरल कैलामिटी इन इंडिया। याद रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट नोन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कॉज्ड बाय अ नेचुरल कैलामिटी इन इंडिया। 6307 लोगों की जान गई। चंद्रशेखर टेम्पल, गुट्टाला, हावेरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में ये इंस्क्रिप्शन मिला है 16th सेंचुरी का। इसमें एग्जैक्टली ईयर है 1539 का। ये लैंग्वेज है कन्नड़ा इसकी। एंड इसमें नाम एक आया था मरुलाई ओडेया। इसका जिक्र किया गया इस व्यक्ति का जिसने डेड को बरी किया था, और कहा गया है कि एक फोटोग्राफ भी बना है जैसे आप देख सकते हैं, जिसमें ये मरुला के ही ये फोटो है, जिसमें वो डेड बॉडीज को अपने ऊपर एक बास्केट में उठा के ले जा रहा है ना, मरुलाई ओडेया। ठीक है, तो ये नाम मत याद रखो, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन और टेम्पल जरूर याद रखना। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
यहाँ शिरुई लिली फेस्टिवल जो मैंने आपको कल बताया था मणिपुर में स्टार्ट हुआ है, लेकिन जर्नलिस्ट ने कहा भाई हैरासमेंट हो रहा था हमारा, तो ये आप देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। जयंत नार्लिकर, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु चैलेंज द बिग बैंग थ्योरी पासेस अवे। तो यहाँ पे जयंत नार्लिकर जी का नाम जरूर याद रखिएगा। एंड ही हैज मेड कंट्रीब्यूशन टू द स्टेडी स्टेट थ्योरी। यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, इसमें एक फ्रेड हॉयल की थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, और उसको को डेवलप किया था जयंत नार्लिकर ने। तो जयंत नार्लिकर और फ्रेड हॉयल, इन दोनों की थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इट वाज एन अल्टरनेटिव टू द बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा, दिस थ्योरी इज एन अल्टरनेटिव टू द बिग बैंग थ्योरी। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। एंड इसमें याद रखिएगा कि इनके अलावा कुछ कंट्रीब्यूशन और भी थे। ही हैज रिटन बुक्स लाइक धूमकेतु, एक धूमकेतु नाम की किताब लिखी है। यूनेस्को कलिंगा प्राइज भी इनको दिया जा चुका है। एंड धूमकेतु लिखा है इन्होंने, विच वॉज अडेप्टेड इनटू अ फिल्म ऑल्सो। एंड 4 नगरंटले मेज विश्व, इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो जयंत नार्लिकर जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। WHO अडॉप्ट्स पैंडेमिक एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो WHO ने के जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे हैव यूनानिमसली अडॉप्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट। याद रखिएगा, WHO के मेंबर्स ने वर्ल्ड का पहला पैंडेमिक एग्रीमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया है। एंड इट वाज द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली सेशन। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के एक्चुअली WHO की सबसे बड़ी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते हैं। तो इसका 78th सेशन था जिसमें कि इसको अडॉप्ट किया गया है। एंड इट मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ ओवर 3 years ऑफ निगोशिएशंस विच इनिशिएटेड एट कोविड-19 आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। तो 124 लोगों ने फेवर में वोट किया, ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लगाया, 11 एब्सटेंट हो गए, है ना। एंड इसमें एग्रीमेंट है बेसिकली, इट इज़ टुवर्ड्स बेटर ग्लोबल प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर पैंडेमिक्स। और इसमें प्रिपेयर्डनेस, पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, 3 चीज़ों के ऊपर है। प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और इसमें ये मेक श्योर किया जाएगा कि इक्विटेबल और टाइमली एक्सेस मिले टू वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक, मतलब कि डायग्नोस्टिक्स भी प्रॉपर मिले, थेराप्यूटिक्स यानी कि मेडिसिन भी प्रॉपर मिले, और वैक्सीन्स तो मिले ही मिले, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे कुरमा मेला, द साइंस ऑफ द मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में आया है। साइंटिफिक नेम उसका है लेपिडोचेलिस ओलिवेसिया। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। 1960 से अगर हम पॉपुलेशन ट्रेंड देखें तो 30 से 50% का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। की नेस्टिंग जोन्स इसकी पैसिफिक कोस्ट मैक्सिको की एंड सेंट्रल अमेरिका की है, एंड उड़ीसा की कोस्ट लाइन जहाँ पे गहिरमाथा और देवी रिवर और ऋषिकुल्या, ये की नेस्टिंग साइट्स हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखेगा रिगार्डिंग द ऑलिव रिडली। पहला है अरीबाड़ा, विच इज़ अ स्पेनिश वर्ड फॉर अराइवल, जिसमें मास नेस्टिंग होती है। बहुत सारे ऑलिव रिडली एक साथ बैठ के नेस्टिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं कुल मिला करके, तो अरीबाड़ा इसको बोलते हैं। और दूसरा है फिलोपैट्री। फिलोपैट्री टर्म यानी कि टर्टल जो है ये दे रिटर्न टू देयर नेटल बीच डिकेड्स लेटर गाइडेड बाय लोकल मैग्नेटिक फील्ड। अपने नेटल बीच पे आते हैं जहाँ पैदा होते हैं, दे रिटर्न टू देयर नेटल बीच डिकेड्स लेटर, बहुत 10-20 सालों बाद, विच इज गाइडेड बाय द लोकल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको बोलते हैं फिलोपैट्री। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग होती है, जिस कारण से एग्स कई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रेडेटर्स भी अट्रैक्ट कर लेते हैं कई बार, ये है ना। और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इनके सेक्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे वार्म बीच अगर होगा तो मोर फीमेल्स विल बी बॉर्न, एंड अगर ज़्यादा कोल्ड बीचेस होंगे तो मोर मेल्स विल बी बॉर्न, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। जारोसाइट, अ नेचुरल क्लॉक ऑन मार्स। तो जारोसाइट के बारे में याद रखिएगा, येलो ब्राउन मिनरल होता है दैट कंटेन्स पोटेशियम, आयरन एंड सल्फेट। याद रखिएगा, जारोसाइट इज अ येलो ब्राउन मिनरल विच कंटेन्स पोटेशियम, आयरन एंड सल्फेट, एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड इट कुड सर्व एज अ नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक ऑन मार्स। मार्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी रिसेंटली इंडिया, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं पाया जाता, कच्छ गुजरात में भी मिलता है। इंडिया और यहाँ मैक्सिको का सियरा पेना ब्लैंका जो होता है, वहाँ से भी जारोसाइट को लाया गया। तो जारोसाइट जो है वो नेचुरल क्लॉक
क्लॉक का काम करता है, मतलब कि टाइम और ये सब बहुत पता चल जाता है उससे। एंड ये मार्स में भी है तो इट कैन एक्ट लाइक अ नेचुरल क्लॉक ऑन मार्स। एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पहला एडिटोरियल, इंडियाज न्यू नॉर्मल डिकंस्ट्रक्टेड। अब देखो ये जो आर्टिकल है ये इंडिया के न्यू नॉर्मल पे है। ये इंडिया का न्यू नॉर्मल जो है वो डिप्लोमेटिक और ना कि डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि उसका क्या टेररिज्म का रिस्पॉन्स रहेगा उसके ऊपर ये न्यू नॉर्मल है। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिल सकता है कि ये न्यू नॉर्मल क्या है, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी चेंज हुई है अगेंस्ट टेररिज्म उसमें क्या शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। तो टेररिज्म डॉक्ट्रिन में जो हमारा न्यू नॉर्मल है उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल लिखने वाले व्यक्ति हैं हर्ष वी श्रृंगला। श्रृंगला जी को जानते होंगे आप, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, बांग्लादेश एंड थाईलैंड है हर्ष वी श्रृंगला जी। ठीक है, तो आर्टिकल देखते हैं, अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो टेररिज्म का आंसर किया है, इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड टू टेररिज्म विद डायलॉग सस्पेंशन। पहले जो ट्रेडिशनली हमारा जो रिस्पॉन्स रहता था, हम डायलॉग सस्पेंशन करते थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को फ्रीज करते थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को फ्रीज कर देते थे, इन सब चीज़ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सहारा लेते थे। ठीक है ना, दैट इज़ अ थिंग विच इज देयर, है ना। लेकिन 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया ने जो रिस्पॉन्स की कॉस्ट है वो बढ़ा दी है। इंडिया हैज़ इंक्रीज द कॉस्ट फॉर पाकिस्तान डिसाइसिवली आफ्टर टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है ना। एंड अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के स्पीच था 12 मई का, उसमें उन्होंने फॉर्मल तरीके से न्यू नॉर्मल को डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि नो टेररिस्ट एक्ट विल गो अनपनिश्ड। अब देखो ये डेफिनेशन है नए नॉर्मल की। न्यू नॉर्मल इज दिस वन। फर्स्ट, नो टेररिस्ट अटैक विल गो अनपनिश्ड, है ना, कोई भी टेररिस्ट अटैक अनपनिश्ड नहीं जाएगा। सेकेंड, इंडिया इज डीलिंग द कन्वेंशनल एस्केलेशन फ्रॉम न्यूक्लियर एस्केलेशन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट है ना वो ब्लफ है ना, तो दे हैव डीलिंग्ड द कन्वेंशनल एस्केलेशन फ्रॉम न्यूक्लियर एस्केलेशन। सेकेंड, थर्ड है इंडिया विल होल्ड पाकिस्तान स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक इग्नोरिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को ही रिस्पॉन्सिबल करेंगे किसी भी टेररिस्ट अटैक के लिए। देन एविडेंस कलेक्शन इज इंडियाज प्रेरोगेटिव। इंडिया विल एक्ट ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस विदाउट नीडिंग टू प्रूव टेररिज्म ओरिजिन टू पाकिस्तान। हम प्रूफ नहीं करेंगे टेररिज्म पाकिस्तान पे ओरिजिनेट करता है, लेकिन हाँ हम एक्ट तभी करेंगे जब हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस होगी। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि भैया जो आप लोग के टेररिस्ट थे उनको आपने पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में कॉफिन में लगा के दिया, तो ये आपका डीप नेक्सस शो करता है पाकिस्तान के मिलिट्री में और टेररिस्ट के बीच में। ठीक है ना, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया में न केवल ये टेररिज्म के लिए न्यू नॉर्मल है, हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक और डिफेंस भी हमने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस इन्हांस हुआ है, सर्विलांस रिकनाइसेंस इन्हांस हुआ है, मेड इन इंडिया वेपन्स का हमने यूज़ किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऑल दिस थिंग्स शोकेस अ चेंज इन द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट एज वेल। इसके अलावा इंडिया का जो इंडिपेंडेंट स्टैंस रहा है, मतलब कि हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हैं, ना कि चाइना और यूएसए जैसी कंट्री से जाके मदद मांगते हैं। तो दैट इज़ द बिग थिंग जो कि यहाँ पे शिफ्ट को दर्शाती है। इसके अलावा कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंतर्गत इट इज़ फ्री फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड हेजिटेशन, जो नई हमारी पैराडाइम शिफ्ट है। द न्यू नॉर्मल मार्क्स द पैराडाइम शिफ्ट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एज वेल। एंड यहाँ पे इंडिया असर्ट करता है अपनी यूनिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी को। तो दैट इज़ अ बिग थिंग जो कि यहाँ पर है। आते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दूसरा एडिटोरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ दिस एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द स्कीम बेस्ड वर्कर्स एंड देयर स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। क्या है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में या इस तरीके से एम्प्लॉय किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, मिड डे मील वर्कर्स हो गए। अब देखो ये सब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, या रूरल हेल्थ में आपका स्कीम है, या मिड डे मील्स हैं, इन सब में काम करते हैं लोग। NRHM हो गया, मिड डे मील्स हो गया, ICDS हो गया। लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि ये फेस करते हैं। सबसे पहली बात तो इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन एज वर्कर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मिलता है। दैट इज़ द फर्स्ट बिग थिंग कि फॉर्मल रिकॉग्निशन इनको वर्कर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्चुअल या ये सब कहा जाता है इनको। मिनिमम वेजेस इनको नहीं मिलते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो इनका स्ट्रगल है वो 3 डिमांड्स के ऊपर है। पहला, रिकॉग्निशन एज गवर्नमेंट वर्कर्स। सेकंड, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। एंड थर्ड, एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी
बेनिफिट्स, ठीक है ना। वर्कर्स ने स्ट्राइक्स करके देख ली, लीगल बैटल्स लड़के देख लिए, सोशल डायलॉग करके देख लिया, बट अभी भी सेंटर इसको डिले कर रही है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिनाइड वर्कर स्टेटस, बट रिसेंट रूलिंग एग्जांपल 2022 पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी केस दे हैव ग्रांटेड सम बेनिफिट, मतलब वर्कर स्टेटस तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है लेकिन कुछ बेनिफिट दिया है 2022 के केस में। गुजरात हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया देयर ऑनरस ड्यूटीज एंड डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू कंसीडर देयर रेगुलराइजेशन एंड मिनिमम वेजेस। तो हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी वर्कर का टैक्स तो नहीं दिया था लेकिन रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस की बात जरूर की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देखो बस सिंपल सी बात है, आर्टिकल में जो है वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकॉग्निशन एज अ वर्कर, गवर्नमेंट वर्कर, और उनको कुछ अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आप दे सकें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, 3 ईयर रूल अ सेटबैक टू जुडिशरी एस्पिरेंट्स। अब अभी हुआ क्या हुआ, ये है कि 20 मई को 2025 यानी कल 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी जिसमें जस्टिस BR गवई लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि एक रूल बना दिया है, एडवोकेट्स मस्ट हैव 3 ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस। कोई भी एडवोकेट अगर तो 3 साल की कम से कम लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर वो सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहा है तो कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि उन्होंने लाया है। एंड अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पहले मैं आपको बता दूं तो 14th लॉ कमीशन 1958 ने रिकमेंड किया था मिनिमम 3 to 5 ईयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस फॉर सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस कैंडिडेट्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इन 1993 अपहेल्ड द 3 ईयर रूल, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स नीड मैच्योरिटी एंड स्किल। However, in 2002, the court scrapped the 3-year rule. तो ये रूल 1993 में आया था और 2002 में हटा दिया गया था, दोबारा आ गया है कुल मिलाकर 3-year रूल, है ना। कोर्ट का ये कहना है कि एक्सपीरियंस जो है लीगल प्रैक्टिस में वो हेल्प करता है फ्यूचर जजेस को, ताकि वो कोर्ट रूम डेकोरम मेंटेन कर सकें, प्रोसीजरल नॉलेज रख सकें, मैच्योरिटी, एम्पैथी, पेशेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और मेन चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्यों लाया गया है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। जो ब्राइट यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ बहुत गलत होगा, है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। देन इसके अलावा 3 साल के लिए आप इतनी हाई ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इसके बाद फिर आप अनपेड लीगल प्रैक्टिस अब ये सब करेंगे तो वो तो और ज़्यादा अनटेनेबल हो जाएगा। देन वुमेन कैंडिडेट्स जो अपने कैरियर को बैलेंस कर रही हैं मैटर्निटी लीव और इन सब के बीच में, तो उनके साथ और ज़्यादा आप एडेड एलिजिबिलिटी और एडेड एज क्राइटेरिया ऐड कर दोगे, दैट इज़ अगेन अ बिग थिंग, है ना। एंड इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है स्पेशली जो जुडिशरी सब में, इट हैज़ रिमेन्ड आउटडेटेड, है ना। तो दैट ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि भाई आप एज का क्राइटेरिया मत रखो, अभी 3 साल का क्राइटेरिया जुडिशियल सर्विसेज में आने में मत रखो, आप उनको आने दो, लेकिन आप उसमें ये ऐड कर दो कि 2 साल से ज़्यादा आपको पहले उसके अटैचमेंट्स में आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप ट्रेनिंग का कंसेप्ट डालो ना, उनको ट्रेन कर दो ना, तो आके आप अपने यंग टैलेंट को कैप्चर भी कर सको अर्ली एज में और उसमें ट्रेनिंग दे करके उसको उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी ला दो। तो दैट इज द बिग थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे लिखा है द सोल्यूशन इज टू कैच यंग टैलेंट एंड एनहांस द ट्रेनिंग पीरियड to 2 years or more and use of the best academic and practical skill to enhance efficiency of the lower judiciary. तो I hope you got clarity regarding this article as well. काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ है क्या। यहाँ पे है बेनिन ब्रॉन्ज के बारे में। तो ये बेनिन ब्रॉन्ज क्या है, बेनिन नाम की जगह है, आप सबको पता है नाइजीरिया में, है ना। नाइजीरिया में बेनिन नाम की जगह है और वहीं के ये ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं जो कि लाए गए थे। 119 नीदरलैंड के पास थे जो कि वो रिटर्न करने वाले हैं नाइजीरिया को, ठीक है ना। बहुत फेमस स्टोरी भी है बेनिन ब्रॉन्ज के बीच में कि वहाँ पे 9 ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे जो कि जिनको मार दिया गया था। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स बदला लेने बेनिन पहुंचे और हज़ारों निहत्थे मतलब आम लोगों को मार दिया और वहाँ के उसमें म्यूज़ियम में लूट मचा दी और वहाँ के सब लूट लिया उन्होंने रॉयल पैलेस को, और वहीं से ये बेनिन ब्रॉन्ज आए थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड ने कहा है कि हम अपने लौटा देंगे भाई, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक वीडियो। हाँ सॉरी एक और न्यूज़ आर, कार्लसन वर्सेस द वर्ल्ड। तो 1,43,000 लोगों ने मैग्नस कार्लसन के साथ चेस मैच खेला। और ये कैसे खेला, देखो इसमें ऐसा होता है कि इसमें वोटिंग की जाती है पहले कि कौन मूव करेगा, है ना। तो वोटिंग के माध्यम से मूव होता है, तो ऊपर ऑप्शन आप देख लेना कौन सा वाला है। तो सबके साथ, सबके अगेंस्ट खेला जाता है, वर्ड मतलब सबके साथ,
कोई ग्रैंड मास्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री स्टाइल चेस होता है। उसमें जो पीछे की गोटियां रहती हैं उनको तो कैसे भी लगा लो, आगे के जो प्यादे रहते हैं वो जो पॉन होते हैं वो सही से लगाने होते हैं। मतलब आपको मतलब पॉन अपनी पोजीशन में रहते हैं, लेकिन हाथी और ये जो सॉरी हाथी में बोल रहा हूँ मैं, अपने लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये नाइट वाइट बिशप विशप जो होते हैं ये आप किसी भी रैंडम पोजीशन में लगे रहते हैं, तो फ्री स्टाइल चेस बोलते हैं इसको। और इसमें कार्लसन वर्सेस द वर्ल्ड जो था वो ड्रॉ हो गया। पिछले साल विश्वनाथन आनंद ने अपना वर्सेस द वर्ल्ड मैच जीता था, 70,000 प्लेयर्स के अगेंस्ट खिलाता था। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।